आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी प्रोबेबिलिटी पर ही हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि तो प्रोबेबिलिटी आप लोग जानते हैं कि कोई भी गैस जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि जिसके बारे में हम अपनी कोई गैस लगा रहे हो या किसी चीज़ के होने के कितने % चांसेस हैं, कोई चीज़ कितनी हो सकती है, ये सब जो है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी में कुछ डिटरमिन होने वाले फिनोमेना होते हैं और कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं जो हम डिटरमिन नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप ये बात करें कि आप कॉइन को टॉस करेंगी तो आपके पास 50% हेड आएगा, 50% टेल आएगा, तो ये डिटरमिन वाला फैक्टर है, मतलब आप इसको समझ सकती हैं, आप इसको डिटरमिन कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बारिश के कितने % चांसेस हैं, तो हमारे पास कोई टेंजिबल प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि जिसको हम, क्योंकि आपको पता है अनहोनी कभी भी हो सकती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बारिश का सीज़न नहीं होता, बारिश हो रही होती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है धूप के साथ बारिश हो रही होती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बारिश हो जानी चाहिए लेकिन बारिश नहीं होती। तो वो जो केसेस हैं ये हमारे पास नॉन डिटरमिन फिनोमेनाज में आ जाते हैं, जहाँ पर हम किसी भी मैथमेटिकल टर्म के ज़रिए किसी भी प्रोबेबिलिटी के रूल को लगाकर हम एग्जैक्ट होने वाली प्रोबेबिलिटी को पता ना कर सकें। डिटर्मिनेंट फिनोमेनाज होते हैं जहाँ पर आप मैथमेटिकल मॉडल्स लगा के परफेक्ट क्या नाम है अपने लिए प्रिडिक्शन हासिल कर सकें, अपने लिए परफेक्ट प्रिडिक्टिव फिनोमेना हासिल कर सकें किसी भी काम के हो जाने का या किसी भी काम के होने पर। लेकिन जब आप ये काम ना कर सकें तो ऐसी कंडीशन में ये प्रिडिक्टिव नहीं रहता बल्कि नॉन प्रिडिक्टिव या नॉन डिटर्मिनेंट फिनोमेनाज कहलाते हैं, कि जिनको आप सिंपली कैलकुलेट करके जिनकी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में नॉन डिटर्मिनेंट फिनोमेनाज या नॉन डिटर्मिनेंट प्रोबेबिलिटी केसेस कहलाते हैं। अच्छा, जब हम नॉन डिटर्मिनेंट फिनोमेनाज की बात करते हैं या हम उन प्रोबेबिलिटी केसेस की बात करते हैं जिनको आप डिटर्मिन नहीं कर सकती, तो आपके पास वो दो मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड हो सकते हैं। या तो ऐसी कंडीशन में आपके पास रैंडम फिनोमेनाज होते हैं या आपके पास हैप्पैज़ार्ड फिनोमेनाज होते हैं। अगर आप उसको डिवाइड ना कर सकें तो ये हमारे पास इसके अंदर दो तरह के फिनोमेना होते हैं, या तो रैंडम या हैप्पैज़ार्ड। रैंडम फिनोमेनाज वो होते हैं जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उनके आउटकम की बेसिस पर, लेकिन जब वही आउटकम एक लंबे टाइम के लिए, यानी कि जब आप बहुत बड़े डेटा पर उन्हीं आउटकम का इस्तेमाल कर रहे हों, तो तब वो आपको कुछ रेगुलरिटी या कुछ स्टैटिस्टिकल ट्रू वैल्यूज़ या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस अबाउट द डेटा प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। लेकिन फिर याद रखना, इनिशियली दे कैन नॉट प्रोवाइड यू प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मगर जब आप एक टाइम तक या एक ज़्यादा बड़े डेटा तक इस काम को, इस प्रोसेस को बार बार परफॉर्म करके रिज़ल्ट हासिल करते हैं, तो तब कहीं जाके आप उसके बारे में श्योर हो सकते हैं, तब वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन बिफोर दैट छोटे डेटा पर कभी भी ये आपको प्रिडिक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं देता। फिर आता है आपके पास हैप्पैज़ार्ड फिनोमेनाज। हैप्पैज़ार्ड फिनोमेनाज वो फिनोमेनाज होते हैं जिनको आप जो अनप्रिडिक्टेड आउटकम्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में भी आप इससे स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज़ हासिल नहीं कर सकते। जबकि रैंडम में आप लॉन्ग रन में स्टैटिस्टिकल प्रिडिक्टेबिलिटी हासिल कर सकती हैं, लेकिन हैप्पैज़ार्ड में लॉन्ग रन में भी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटीज़ या प्रिडिक्टेबिलिटीज़ हासिल नहीं की जा सकती। तो बेसिकली ये दो तरीके के होते हैं। रैंडम भी असल में वही हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद, यानी कि ख़ास नंबर ऑफ डेटा के बाद आप इसको प्रिडिक्टिव बना सकते हैं। लेकिन हैप्पैज़ार्ड लंबे अरसे के बाद भी आपके लिए प्रिडिक्टिव नहीं रहता, बल्कि लंबे अरसे के बाद भी वो अनप्रिडिक्टेड ही रहता है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकती। अच्छा, अगर आप इसको आप दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करें तो बेसिक फिनोमेना आपके पास दो तरीके के थे, या तो डिटर्मिनेंट या नॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की तो कोई टाइप्स नहीं है, यानी कि उनको आप डिटर्मिन कर सकते हैं, उनका छोटा डेटा सेट भी होगा तो आप उसे डिटर्मिन कर लेंगी। लेकिन जो नॉन डिटर्मिनेंट हैं उसके अंदर आपके पास दो बेसिक कैटेगरीज आती हैं, या तो हैप्पैज़ार्ड या रैंडम। रैंडम वही है जिनको आप लॉन्ग रन के बाद प्रिडिक्ट कर सकें, और हैप्पैज़ार्ड वो हैं जिनको आप लॉन्ग रन के बाद भी प्रिडिक्ट ना कर सकें। हैप्पैज़ार्ड
अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स होते हैं, लेकिन इनके लॉन्ग रन के बाद भी आपके पास कोई आउटकम अचीव नहीं होता। अच्छा, अब अगर आप रैंडम फिनोमेनास की बात करें तो ये अनप्रिडिक्टेबल तो होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के बाद आप इसको प्रिडिक्ट कर सकती हैं। जैसे कि अगर आप कॉइन को टॉस करें तो आपको नहीं पता कि ये हेड देगा या टेल देगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स को मतलब बहुत ज़्यादा दफ़ा कॉइन को टॉस कर लें तो फिर आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली अब आपके पास टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। दिस कुड बी प्रिडिक्टेबल एट सम पॉइंट, लेकिन जिस चीज़ को आप किसी भी पॉइंट पर प्रिडिक्ट ना कर सकें वो हैज़र्ड कंडीशन होती है। और हैज़र्ड की आपको एग्जांपल लिटरेचर में कोई इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, क्योंकि मोस्टली जो कंडीशंस हैं वो जब नॉन प्रिडिक्टेड भी होती हैं, मतलब नॉन प्रिडिक्टेड भी होती हैं, तो एक टाइम पर जाकर वो रैंडम को अचीव करने लगती हैं, यानी कि एक टाइम पर जाकर आप उनकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो हैज़र्ड है वो किसी भी टाइम पर जाके आप उसकी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते, तो वो हमेशा ही अनप्रिडिक्टेड रहती है। लेकिन रैंडम को एक टाइम के बाद, एक ख़ास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बाद आप इसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे रैंडम फिनोमेनास में कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर लेट सपोज आपने एक डाइस रोल की, मतलब आपने उसको, और आपके पास उसकी 6 तरह के आउटकम पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पॉसिबल हैं, लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बात पर डिपेंड करती है कि आपका जो डाइस है उसके अंदर किसी भी पोजीशन पर दूसरी पोजीशन से फ़र्क नहीं होगा, यानी कि उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, यानी कि वो एक प्रॉपरली अनबाइस्ड डाइस होगी, उसके अंदर कोई भी एक दूसरे पर अफेक्ट नहीं डाल रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा मानना ये है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी 1/6 की परमानेंट प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहती है। लेकिन एक ख़ास पॉइंट के बाद जाने के बाद या आप रैंडम प्रोबेबिलिटी में इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक ख़ास नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हासिल करते चले जाते हैं तो उसके बाद आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये एग्जैक्टली 1/6 को प्रॉपरली फॉलो करेगा और आपका कोई भी पॉइंट है वो मिल सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गेम ऑफ गैम्बल में बहुत से लोग अपनी प्रोबेबिलिटी के कमांड के ज़रिए गेम जीतते हैं, तो बेसिकली उनको ये आइडिया होता है कि कौन से पॉइंट पर जाके इनको अपने वाला आंसर मिल जाएगा। तो 80-90% उनको अपने वाला आंसर मिल जाता है, तभी वो गैम्बल के गेम जीतना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास आउटकम्स इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके ये सारे ही आउटकम्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 तरह की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, थ्योरेटिकल होती है, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी होती है और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं कि जिसके अंदर हम जो भी चीज़ हम थ्योरेटिकली सोच लें तो वो वैसी ही हो जाए, दिस इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कॉइन है, 50% चांसेस है हेड है, 50% चांसेस है टेल है। मेरे पास एक डाइस है, मेरे पास 1/6% प्रोबेबिलिटी है कि 6 आ जाए और 1/6% प्रोबेबिलिटी है कि 1 आ जाए। तो ये सारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि हमने थ्योरेटिकली इस बात को सोच के डिज़ाइन किया कि अच्छा ये चीज़ इसी तरह देगी। अगर एक फेयर कॉइन हो, अगर एक फेयर डाइस हो, उसके अंदर कोई भी डायमेंशनल इशू ना हो, उसको फेंकने का मसला, मतलब बहुत दफ़ा आप ट्रिक के ज़रिए अपना कॉइन टॉस करती हैं ना, तो ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी में इंक्लूडेड नहीं होती। आपको फेयर टॉसिंग करनी होती है जब आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करती हैं। तो अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में एक ज़रा सा फ़र्क है, बस उसको समझ लीजिएगा। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ये होती है कि हम कोई भी चीज़ थ्योरी बेस्ड नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि कराची में समंदर का पानी है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि ज़्यादातर घरों में नमकीन पानी ही आता होगा। लेट सपोज दिस इज़ माय प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी तो हो सकता है आपको सपोर्ट कर दे, लेकिन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं मानती। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी आप किसी भी चीज़ पर जब तक नहीं लगा सकते जब तक आपके पास उसके रिजल्ट्स मौजूद ना हो। विदाउट यूजिंग एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स आप प्रोबेबिलिटी पर काम नहीं कर सकती। यानी कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में आप कह सकती हैं कि एक पॉइंट को अगर मैं
100 टाइम टॉस करूँगी तो 50 टाइम हेड आएगा और 50 टाइम टेल आएगा। लेकिन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी में आप ये बात नहीं कर सकती। आपको एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी में उस कॉइन को 100 टाइम टॉस करना होगा और तब आपको देखना होगा कि 100 टाइम जब आपने टॉस किया तो कितनी दफ़ा हेड आया और कितनी दफ़ा टेल आया। मगर इसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो ये सेम ही है आपकी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी से, वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है? फ़र्क यहाँ पर आता है कि आप इसमें न्यूमरेटर लिख ही नहीं सकती। आप इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब तक नहीं लिख सकती जब तक आपके पास 100% रिजल्ट्स थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटली अचीव ना हुए हों। जब तक आपके पास एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स ना मौजूद हों आप एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकती। हाँ, आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकती हैं विदाउट हैविंग एनी रिजल्ट, लेकिन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको आपके पास ग्राउंड पर रिजल्ट्स होने लाजमी हैं, उसके बगैर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकती। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। जब भी हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के बाद के ऊपर आते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी होती है, वो एक ख़ास टर्म होती है जिसको हमें लाजमी डिस्कस करना होता है, वो कहलाता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत लार्ज नंबर पे जाके अपनी एग्जिस्टेंस शो करने लगती हैं। जैसे कि लेट सपोज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो एग्जैक्टली थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बन जाती है जब डेटा सेट बड़ा हो। छोटे डेटा सेट पर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट योर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, मगर जब डेटा सेट आपका बड़ा हो जाए, ज़्यादा नंबर हो, लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो, तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बिकम योर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। फिर हमारे पास आता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर। लॉ ऑफ लार्ज नंबर हमें ये कहता है कि वो प्रोबेबिलिटी जो अगर आप ख़ास नंबर ऑफ टाइम्स किसी काम को करें, यानी कि मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आप किसी काम को करें, तो हमारा मानना ये होता है कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाती है। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि हमारे पास हम कोई भी चीज़ नहीं बता सकते जब तक हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना कर दें, जबकि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अगर आपके पास 100 दफ़ा आपने कॉइन को टॉस किया है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 50 टाइम हेड आएगा, 50 टाइम टेल आएगा। लेकिन एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ये नहीं कहती। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहती है आपने 100 दफ़ा उसे टॉस करना है और जितने रिजल्ट्स हैं आप उन सबको रिपोर्ट करें। लेकिन अगर आपके पास डेटा सेट बड़ा हो, जैसे कि आपके पास 200, 250, 300, 1000, जब आपके पास डेटा सेट बड़ा हो तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास लॉ लगता है जो कहलाता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर। और अकॉर्डिंग टू दैट लॉ इस कंडीशन में आपकी एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बिकम इक्वल टू योर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर आपके पास 500 ऑब्जर्वेशंस हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 500 दफ़ा कॉइन को टॉस करें, बल्कि ऐसी कंडीशन में आप अपने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी लगाएं और आप ये समझ जाएं कि 250 टाइम्स हेड आएगा और 250 टाइम्स टेल आएगा। अगर आप में से किसी के पास टाइम हो तो वो घर पे बैठकर ये काम करके देख सकता है कि एक कॉइन ले, सेम कॉइन, उसको 100 टाइम्स टॉस करे तो आप ऑब्जर्व करेंगी कि आपके पास 50 हेड और 50 टेल आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करेंगी तो आप देखेंगी कि आपके पास ज़रूरी नहीं है 5 हेड्स और 5 टेल्स आएँ। हो सकता है 6 या 7 हेड्स आ जाए और 3 टेल्स आ जाएँ, और ये भी हो सकता है कि टेल ज़्यादा आ जाए हेड से। तो ये आपको सिर्फ तब पता चलेगा जब आप इसको करके देखेंगे। तो आपके पास एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी यही है कि छोटे डेटा सेट पर आपको परफॉर्म करना पड़ता है, जबकि लार्ज डेटा सेट आपको ये डेट ऑफ लार्ज नंबर लगा के आप एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी को थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से बराबर कर सकती हैं, जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि कहलाती है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। हर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती, हर प्रोबेबिलिटी के लिए नंबर्स होना ज़रूरी नहीं है। जब हम कुछ नॉन न्यूमेरिक, नॉन टेंजिबल प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो वो भी प्रोबेबिलिटी ही है। जैसे कि कुछ लोग ये बात करते हैं कि आप जब भी मैं मतलब जब भी मुझे ज़्यादा टेंशन होती है तो मुझे पिंपल निकलने लगते हैं। लेट सपोज किसी की ये प्रोबेबिलिटी हो, किसी ने ये सोचा कि मेरी टेंशन जो है वो पिंपल से रिलेट करती है,
तो ये कोई टेंजिबल नहीं है, आप इसको किसी भी तरीके से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि कभी उसको पिंपल निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे, कभी एक निकलेगा, कभी ज़्यादा निकलेंगे, और ये भी नहीं पता है कि वो टेंशन से ही निकल रहे हो सकता है साथ में वो बहुत ज़्यादा ऑयल इनटेक भी कर रही हो। तो ऐसी चीज़ें जिनकी आपके पास कोई टेंजिबिलिटी नहीं होती, जिसको आप टॉस करके पता नहीं कर सकते, जिसमें आप अपने डाइस को बार बार रोल करके ये पता नहीं कर सकते कि कब उसने 1 दिया और कब उसने 6 दिया, तो ऐसी सारी कंडीशंस में जो प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहलाती है। इसीलिए इसका नाम भी सब्जेक्टिव है, यानी कि जो थ्योरी बेसिस पर प्रोबेबिलिटी प्रोड्यूस की जाए वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और ये प्रोबेबिलिटी ऐसे ही नहीं लगाई जाती कि बस मुंह उठाया और प्रोबेबिलिटी दे दी, बल्कि इसके लिए आपके पास कोई प्रायर नॉलेज, कोई एजुकेटेड गैस, कोई इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। अगर लेट सपोज अभी आप लोग ये बात करें कि अब जो क्या नाम है यूके का प्रेसिडेंट आएगा, वो पिछले वाले ने रिज़ाइन कर दिया ना, अब जो यूके का प्रेसिडेंट आएगा वो आप किसी भी XYZ का नाम लें तो ये बस आपका एक गैस हो सकता है, वही प्राइम मिनिस्टर, आप उसका सिर्फ गैस दे सकते हैं, आप उसमें अपना प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है वो जो बाइडन में मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, तो आप ये प्रोबेबिलिटी दे सकती हैं कि हो सकता है अब से 3 महीने बाद जो बाइडन प्रेसिडेंट ना रहे, सही है। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए कि वो अपने इंटरनल वो जो अपने अभी वो मिड टर्म इलेक्शन हुए थे वो हारा, उसके मुकाबले में ट्रम्प कितने % से जीता, इन्फ्लेशन रेट इतने टाइम में कितना बढ़ा, अवाम उसके कितने खिलाफ है, उसके खिलाफ कितने ज़्यादा केसेस हैं जो आजकल चल रहे हैं। मतलब अगर आप इस सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन रखती हो तब तो आप ये प्रोबेबिलिटी दे सकती हैं कि अब से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद जो बाइडन विल नॉट बी द प्रेसिडेंट ऑफ US। लेकिन जी दिस इज समवॉट प्रेडिक्शन लाइक। लेकिन ऐसे ही जब ना आपको जो बाइडन का पता, ना आपको ट्रम्प का पता, ना आपको मिड टर्म इलेक्शन का पता, ना आपको इंटरनल इलेक्शन का पता, ना आपको पार्टी इलेक्शन का पता, जब आपको कुछ भी नहीं पता और आप बोलें यार मेरा ख्याल है जो बाइडन अच्छा नहीं है वो हफ्ते 10 दिन में चला जाएगा, सो ये आपकी ना सब्जेक्टिव होगी ना ये प्रोबेबिलिटी होगी, ये सिर्फ आपकी एक बोंगी होगी और ये बस आप तक ही रहेगी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास एक प्रॉपर गैस होना, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना और प्रॉपर प्रायर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, सही है। तो फिर इसके लिए आप मतलब इसके लिए कभी कभी पूरे ग्रुप्स होते हैं जो एजुकेटेड गैस लगाते हैं, कभी कभी पर्सन बेसिस पर भी गैस लगाए जाते हैं। आप जितने भी रात के टाइम पर टॉक शोज देखती हैं उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनकी अक्सर बातें आप सोचती हैं कि हाँ ये तो ठीक हो गई थी, तो वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने एस्ट्रोलॉजर और कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट वगैरह देखे होंगे, आजकल तो वो दिनों के हिसाब से अपनी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, आज भी दी, कल भी दी, परसों भी दी, घंटों घंटों से उनकी वीडियोज़ आ रही होती हैं। तो बेसिकली वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ही पर काम कर रहे होते हैं। वो ये देख लेते हैं कि अच्छा इतने पैरामीटर जब ऐसे थे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि वो सूरज जब उस चांद के और वो उस मरीज के इतने पैरामीटर्स पे था तो दुनिया में एक वबा आई थी और अब वो फिर वहाँ सारे एक साथ जमा हो गए तो दूसरी वबा आएगी। सो दिस इज़ ऑल प्रोबेबिलिटी, और ये वो प्रोबेबिलिटी अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन, अपनी पुरानी नॉलेज के बेसिस पे लगा रहे हैं जो मुझे और आपको नहीं है। हमें नहीं पता मरीज 360 पे जब रोटेट करता है तो मार्स कौन से डिग्री पे रोटेट करता है, वो दोनों एक जगह कहाँ पर एक हाउस में आ जाते हैं और दूसरे हाउस से निकल जाते हैं। क्योंकि ये नॉलेज हमारे पास नहीं है तो ये हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो वो जब वो बात करते हैं वो बेसिकली सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब उसमें भी आपने देखा होगा किसी की तो वो बहुत अच्छी होती है लेकिन किसी की कोई बात भी ठीक नहीं होती। तो जिसकी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जितनी अच्छी होती है वो उतना अच्छा प्रिडिक्शन देता है, उतना अच्छा गैस लगाता है। लेकिन जिसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, हो सकता है नया नया हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज काम नहीं करती। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क। प्रोबेबिलिटी में फेयर फैक्टर इज ऑलवेज देयर। जैसे कि लेट सपोज खुदा ना खास्ता किसी का कोई मरीज़ हॉस्पिटल में हो तो सबसे पहले डॉक्टर एक बात करेगा, वो ये कि 10% चांसेस हैं अगर हम इनको ऑपरेशन कर दें और 90% चांसेस हैं कि अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो ये नहीं बचेंगे, लेकिन बचेंगे तो ये वैसे भी नहीं, तो 10% चांसेस हैं कि ये ऑपरेशन से शायद बचें। दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क, कि जहाँ पर आप वो प्रोबेबिलिटी जब ले लें, उस प्रोबेबिलिटी को आप ऑप्ट कर लें तो आप रिस्क पर आ जाएं। यानी कि अगर वो प्रोबेबिलिटी गलत होती है तो आपका लॉस हो जाए और अगर वो प्रोबेबिलिटी ठीक होती है तो आप बच जाएं। तो ऐसी सारी कंडीशंस जहाँ पर प्रोबेबिलिटी
ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हाँ डू एंड डाई की कंडीशन हो तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क कहलाती है। जैसे कि लेट सपोज आप में से बहुत से लोग क्रिकेट देखते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो टॉस होता है तो बहुत से कमेंटेटर बोलते हैं ही शुड बैट फर्स्ट, पिच ऐसी है, ड्राई है, आगे जाकर टिप खाती है, ही शुड बैट फर्स्ट। सही है, वो इस तरह की बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन जो आपका वो कैप्टन होता है वो बॉलिंग लेना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा या उसको जो भी उसकी नॉलेज, उसका अपना थॉट प्रोसेस होता है, हाँ वो उसका जो भी थॉट प्रोसेस होता है, मगर वो उस बेसिस पे काम कर रहा होता है। कमेंटेटर अपनी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी को लगाते हुए बात कर रहा होता है, लेकिन वो जो उस वक्त कैप्टन खड़ा हुआ होता है बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क पे काम कर रहा होता है कि अगर वो जो प्रोबेबिलिटी एक्वायर कर रहा है, मतलब लेट सपोज उसके चांसेस 30% है, लेकिन उसको अपनी बैटिंग लाइन पे बहुत ट्रस्ट है, तो ये प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क है कि अगर उसने बैटिंग ले ली तो हो सकता है वो पूरा मैच हार जाए और हो सकता है वो पूरा मैच जीत जाए। तो ये जो कंडीशंस होती हैं ये कहलाती हैं प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क की कंडीशन, के जहाँ पर होने को वो चीज़ आपको, मतलब जैसे आपने चाइना की चीज़ों में सुना होगा, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। तो वो प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क होता है ना। जैसे बहुत से मोबाइल फ़ोन के बारे में आपने सुना होगा, चल गया तो चल गया, नहीं गया तो नहीं गया, तो तब आप प्रोबेबिलिटी लगा लेती हैं उस बेसिस पे कि आपके पैसे इतने नहीं है, कोई और नहीं हो सकता, इतना बड़ा स्क्रीन इसी में मिल रही है, चलो प्रोबेबिलिटी के तो मतलब क्यों, क्योंकि आपके दो दोस्तों के पास वो चल रहा होता है, तो तब आप भी प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क पे काम कर रहे हो। तो ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क, कि जब प्रोबेबिलिटी आपको डू एंड डाई करवाते हैं। बात समझ आ रही है? ओके, अब हम आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल्स, तो प्रोबेबिलिटी के भी बहुत से रूल्स हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे एडिशन रूल से, यानी कि जब आप दो चीज़ों को सम करें तो क्या चीज़ आए। यानी कि लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि जैसे मैंने एग्जांपल यहीं वही दी हुई है कि एक गैदरिंग है जहाँ पर हम देखना चाहते हैं लोगों का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो कितने लोग हैं जो रिपब्लिकन के साथ हैं, कितने लोग हैं जो डेमोक्रेटिक के साथ हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रिपब्लिकन के साथ हैं लेकिन फीमेल्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फीमेल्स हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रिपब्लिकन हैं। यानी कि अगर मैं ये बात करूँ सिर्फ रिपब्लिकन, तो इसका मतलब है उसमें फीमेल्स भी आ जाएंगी, मेल्स भी आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सिर्फ फीमेल्स की, तो इसका मतलब है इसमें वो फीमेल्स भी होंगी जो डेमोक्रेटिक को फेवर करती होंगी, उसको सपोर्ट करती होंगी, वो फीमेल्स भी आ जाएंगी जो रिपब्लिकन को करती होंगी, और वो फीमेल्स भी आ जाएंगी जिनका कोई पॉलिटिकल माइंडसेट ही नहीं होगा। यहाँ पे बहुत दफ़ा बहुत से लोगों से बात की होगी, वो कहते होंगे हमें कोई पार्टी नहीं पसंद, सब बेकार है, कोई कुछ नहीं करेगा, तो वो अपने आप को बिल्कुल किस्मत पे छोड़ देते हैं कि अब वो कोशिश भी नहीं करेंगे कि वो वोट देकर अपने आप को बदल सकें। ठीक है, एटलीस्ट आपका वोट तो काउंट हो ना, वो इसकी भी कोशिश नहीं करेंगे, वो कहेंगे सब बेकार है, सब बकवास है, ऐसे ही चलता रहेगा, ये दुनिया ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो डायरेक्ट दुनिया के खात्मे तक चले जाते हैं। तो इन फीमेल्स में वो फीमेल्स भी होंगी जिनको आप नहीं समझा पाएंगे, लेकिन वो फीमेल्स भी होंगी जो सिर्फ रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रही होंगी, और वो होंगी औरतें। उधर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मर्द होंगे और रिपब्लिकन को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन वो हमारा फोकस नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये होते हैं एडिशन रूल्स, जब आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ ऐड कर रहे हो। यानी कि आप, ये तो एक इंडिविजुअल सी बात है ना कि एक बंदी फीमेल है, हो सकता है रिपब्लिकन की ना हो, एक बंदी फीमेल और रिपब्लिकन की भी है। बात समझ आ रही है? तो इस वक्त आपके पैरामीटर्स मल्टीपल हैं। जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये कि इस वक्त आप मल्टीपल पैरामीटर्स पर एक साथ काम कर रही हैं। फीमेल होना ना होना ये एक बात हो गई, रिपब्लिकन से होना या ना होना ये दूसरी बात हो गई। तो ऐसी कंडीशंस में मतलब फीमेल है और रिपब्लिकन है, ये एक तीसरी बात हो गई। तो ऐसी कंडीशंस में जो हम लगाते हैं प्रोबेबिलिटी, वो कहलाती है एडिशन प्रोबेबिलिटी। और एडिशन प्रोबेबिलिटी के भी कुछ रूल्स होते हैं, आप ऐसे ही हवा में नहीं लगा सकते। एडिशन प्रोबेबिलिटी समझने के लिए आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन समझना लाजिम है। ये आप लोगों पर एक लाजमी फैक्टर है जो आपको करना होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये होता है कि जो दो इवेंट्स हो रहे हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हों। यानी कि बंदी फीमेल है, ठीक है, वो बंदी रिपब्लिकन है, वो ठीक है।
फीमेल और रिपब्लिकन है, ये भी ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसी कंडीशन तो नहीं है ना कि एक दूसरे के होते हुए ना हो सके। देखो हमेशा अगर वो इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे अगर वो एक दूसरे की प्रेजेंस में ना हो सकें, ठीक है। लेकिन अगर वो एक दूसरे की प्रेजेंस में हो सके तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। अच्छा मैं बताती हूँ क्या मतलब है। अगर बता देती हूँ, जैसे कि अगर आप एक कॉइन को टॉस करें और आप चाहें कि आपके पास हेड आए और आप एक डाइस को रोल करें और आप चाहें कि आपके पास 6 आए, तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन अगर आप एक कॉइन को टॉस करें और आप कहें कि मेरे पास 4 और 6 आ जाए, तो या तो 4 आएगा या वो 6 आएगा। वो कॉइन आई मीन डाइस को रोल करें और आप कहें मेरे पास 4 आ जाए और 6 आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर 4 आएगा तो 6 नहीं आएगा, 6 आएगा तो 4 नहीं आएगा। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन कि जब एक के होते हुए दूसरे का होना नामुमकिन हो, एक के होते हुए दूसरा हो ही ना सके। जब एक के होते हुए दूसरे का होना नामुमकिन हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन कहलाती है कि आपके होते हुए कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक ही कॉइन को टॉस, एक ही डाइस को रोल करके आपको 4 और 6 एक साथ नहीं मिल सकता। अगर 4 मिलेगा तो 6 नहीं मिलेगा, 6 मिलेगा तो 4 नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। आप जब बहुत दफ़ा लूडो खेल रहे होते हो तो आपके यहाँ 6 आ जाए, लेकिन 6 आएगा तो 1 नहीं आएगा, 1 आएगा तो 6 नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन कि जब एक के होते हुए दूसरे का होना इम्पॉसिबल हो जाए, ठीक है। तो ये कहलाती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। अच्छा अब मैं आप लोगों को मैंने इसमें एक्टिविटी दी हुई है ना, चलो इस एक्टिविटी को सॉल्व करके मुझे बताओ इसमें से कौन सा है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कौन सा है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, जल्दी से बता दो। ए, गेटिंग एन ऑड नंबर एंड गेटिंग एन इवन नंबर। डेफिनेटली अगर आप एक डाइस को रोल करेंगे तो या तो वो ऑड आएगा या वो इवन आएगा। अगर 2, 4, 6 आएगा तो 1, 2, 3 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन है, जब एक आएगा तो दूसरा नहीं आ सकता। सो ए इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बी है गेटिंग अ 3 एंड गेटिंग एन ऑड नंबर। जी 3 इज एन ऑड नंबर। तो अगर आपको 3 मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको ऑड नंबर भी मिल रहा है, तो दिस इज नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। तो बी इज नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। थर्ड वन इज गेटिंग एन ऑड एंड गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। आपके पास 1 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। तो अगर आपके पास 1 या 3 आ रहा है तो वो दोनों 4 से छोटे होंगे, लेकिन आपके पास ऑड भी होंगे, तो यस दिस इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। आपके पास क्या नाम है, अगर आपके पास 1 और 3 आ रहा है तो दिस इज नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। लेकिन अगर आपके पास 2 आ रहा है तो दिस इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। गेटिंग एन ऑड एंड गेटिंग अ नंबर लेस देन 1, लेस देन 4, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल हैं। अगर तो ये दोनों एक साथ हो जाएं तो दिस इज नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। लेकिन अगर आपके पास 4 से छोटा 2 आ रहा हो तो फिर ऑड तो नहीं आएगा ना, इवन आएगा। तो ऐसी कंडीशन में दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात समझ आई? सिर्फ 2 की कंडीशन में यस दिस इज, अदरवाइज अगर सिर्फ इतना ही पूछा हो, सिर्फ इतना खुला सा, तो फिर नो दिस इज नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन, क्योंकि 1 और 3 आ सकता है। क्लियर? नहीं, फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ ना। आपको 2 चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में 2 चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। अगर आपको 4 से छोटा नंबर मिल रहा है जो 1 या 3 है, तो वो ऑड भी है और 4 से छोटा भी है, 2 चीज़ें एक साथ मिल गई, दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर आपको 2 मिल जाए, मैं इसको समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर आपको 2 मिल जाए तो फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अच्छा देखिए, मैंने लिखा था नो यहाँ पे। हाँ, तो नो ठीक है। मैंने वो काट के लिखा या चलो मैंने। अच्छा 4 है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 एंड गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। नहीं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर आपको 4 से ऊपर मिलेगा तो 4 से नीचे नहीं मिल सकता, और अगर 4 से नीचे मिलेगा तो 4 से ऊपर नहीं मिल सकता, क्योंकि आप एक डाइस को जब रोल करेंगे तो या तो 1, 2, 3 देगा, या 4 दे देगा, या 5 और 6 देगा। अगर वो 5 या 6 में से कुछ देता है तो वो 4 से ऊपर है, और अगर वो 1, 2, 3 में से कुछ देता है तो वो 4 से नीचे हैं। तो डेफिनेटली दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन। या तो 5 और 6 देगा या 1, 2, 3 देगा, तो दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन।
तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास है एडिशन के प्रॉब्लम्स, एडिशन का रूल्स, एडिशन रूल्स के मुताबिक जब आपके पास कोई 2 इवेंट्स हो रहे हों या 2 से ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हों तो और वो हो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि जब एक हो तो दूसरा इम्पॉसिबल हो, जब दूसरा हो तो पहला इम्पॉसिबल हो। तो अगर आपके पास मोर देन 2 इवेंट्स, आई मीन 2 या मोर देन 2 इवेंट्स हो रहे हो जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, तो तब आप प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी A और B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B। अब इसकी एग्जांपल देख लो कि अगर आपके पास डोनट्स हैं और डोनट्स से आपको पता है बहुत मुख्तलिफ तरीके के फ्लेवर्स होते हैं, तो आपके पास कोई फ्लेवर है जो जिसके आपके पास 3 डोनट हैं, किसी फ्लेवर के डोनट्स 4 हैं, किसी के आपके पास 5 डोनट्स हैं। तो अगर कोई इंसान कोई एक डोनट जैसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आपके पास एक मिक्स मिठाई का डब्बा खोला जाए तो आपको एक मिठाई लेनी होती है, तो आप उसमें से रैंडमली आपके पास कौन सी मिठाई आएगी, ठीक है, रैंडमली, यानी कि आपके पास कोई एक मिठाई आएगी तो कौन सी आएगी। तो इस तरह अगर आप रैंडमली एक डोनट उठाएं, जैसे अगर आप बस उठाती हुई चली जाए ना, आपको देख ना पाएंगे आप कौन सी मिठाई उठा रही हैं, तो सिमिलरली आप बस डोनट उठा लें, पता नहीं होगा कौन सा है, तो आपको प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास या तो चॉकलेट आएगी या आपके पास ग्लेज्ड आएगा या आपके पास जेली आएगी, व्हाटएवर। लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन है, क्यों? क्योंकि आप एक डोनट उठा रही हैं, या तो वो चॉकलेट होगा या वो जेली होगी या वो ग्लेज्ड होगा, उसमें और कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन है, और ऐसी प्रोबेबिलिटी सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन में ही लगाई जाती हैं। मैं इस बात को क्लियर कर दूं ताकि आप लोग कहीं और ना लगा दें। तो अगर आपके पास टोटल 12 डोनट्स थे तो आपके पास या तो वो ग्लेज्ड होगा या वो चॉकलेट होगा। तो अगर आप उनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालें तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि 2/3 आपके पास चांस है कि उन तीनों में से आपके पास इन दोनों में से कोई एक डोनट आएगा, यानी कि जेली डोनट आपको नहीं मिलेगा, ये 2/3 की प्रोबेबिलिटी है। जेली नहीं मिलेगा तो ग्लेज और चॉकलेट मिलेगा, ऑब्वियसली मैंने ऑपोजिट करके बोला था और कोई फ़र्क नहीं था। अब हम आते हैं एडिशन के रूल 2 पर। अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, अभी की कंडीशन आपने पढ़ी थी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, यानी कि एक की मौजूदगी में दूसरे का होना इम्पॉसिबल है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर आपके पास A और B म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव हों, यानी कि एक की मौजूदगी में दूसरा भी हो सकता हो, तो तब आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करती हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी A और प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A एंड B। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला उतार लिया है तो हम एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोग उसको सॉल्व कर सकें। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपके पास एक हॉस्पिटल यूनिट है, उसके अंदर 8 नर्सेज हैं, 5 फिजिशियंस हैं, उनमें से 7 नर्सेज और 3 फिजिशियंस जो हैं वो फीमेल हैं। तो अगर आप कोई स्टाफ सेलेक्ट करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी के बेस पर आपको क्या लगता है कि कितनी नर्सेज होंगी जो मेल भी होंगी? ये होंगे ये एग्जैक्टली म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव की कंडीशन है, क्योंकि वो नर्स भी हो और मेल भी हो तो डेफिनेटली नर्स फीमेल भी हो सकती है। ये म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव की कंडीशन है। इसमें एक के होते हुए दूसरे का ना होना ज़रूरी तो नहीं है ना, हो भी सकता है, इसलिए म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव की कंडीशन है, ये बता रही हूँ। तो अब आप लोग उसको ज़रा जल्दी से सॉल्व करके बता दें कि वो फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये रहा इसका सोल्यूशन, मैं करके लाई थी, मुझे पता था तुम लोगों से नहीं होगा। तो सबसे पहले इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उनमें सबसे पहले अपने लिए फ्रीक्वेंसी के एक टेबल सा बना लिया करो, इससे तुम लोगों को आसानी रहेगी। इसमें मैंने क्या किया, मेल फीमेल और टोटल एक तरफ कर दिए। ऑब्वियसली टोटल 8 ही नर्स हैं ना, जिनमें से 7 फीमेल हैं, तो कितने मेल बचे? 1। फिजिशियंस टोटल 3 हैं, टोटल 5 हैं, जिनमें से 3 फीमेल हैं, तो मेल कितने बचे? 2। अब अगर आप इसका टोटल ले लें तो टोटल कितनी कंडीशंस आपके पास पॉसिबल हैं? 13। ठीक है, तो 13 आपका हो गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, अच्छा फिजिशियंस जो नर्स हैं वो कितनी है? टोटल 8।
8 डिवाइड बाई 13 तो कॉमन फैक्टर है ना, वो तो बार बार पता करने की ज़रूरत नहीं है। 8 डिवाइड बाई 13। उसके बाद आपके पास है कि कितने मेल हैं, तो मेल कितने हैं 3, टोटल मेल कितने हैं 3 डिवाइड बाई 13, तो माइनस कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 13, क्योंकि वो मेल जो फिजिशियन भी हो और आपके पास इन सारी कंडीशंस पर पूरा उतरता हो, तो एक ही मेल नर्स था बेचारा मासूम हमारे पास, तो 1 डिवाइड बाई 13 माइनस में, तो टोटल कितना बना 10 डिवाइड बाई 13। इसका मतलब है ये कंडीशन कि कोई मेल भी हो और फिर वो नर्स भी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.76 यानी कि बहुत क्या है ऑलमोस्ट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैंने कहा था हम इसको यूँ, तो हमारे पास 1% की प्रोबेबिलिटी है कि आप जब इन सारों में से किसी को सेलेक्ट करें तो वो आदमी भी हो और वो मेल भी हो, तो ये कहलाता है आई मीन मेल भी हो और वो नर्स भी हो, तो ये आपके पास 1% की प्रोबेबिलिटी है। तो दिस इज़ कॉल्ड म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव कंडीशन केसेस, और ये भी एडिशन केसेस में ही आता है। क्लियर?